हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। तो सर क्या है ये, मुझे थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। जिसके भी पास 5 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है वो बंदा HNI है। आप सबसे पहले बंदे के अंदर क्या देखते हैं, क्या चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बंदा आगे जाके HNI बनेगा कि नहीं बनेगा। जो HNI फैमिलीज हैं, HNIs हैं, वो किस एसेट क्लासेस में आजकल ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं? बढ़ गया है प्रोटेक्ट करना, गिर गया फिर पैसे लो फिर डिप्लॉय करो, ये HNI स्टाइल है। ये हर वक्त अपने इक्विटी पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस लेके रखते हैं। इक्विटी का इंश्योरेंस मैंने नहीं सुना पहले। जब आप अपने इक्विटी पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस कर लोगे तो दोस्त ये तो बड़ी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाता है। स्टॉक मार्केट में भी किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए? ऑप्शन ट्रेडिंग शॉर्ट कर, बाय कर, राइट कर, क्यों? सबसे बड़ा थ्रेट आपके हिसाब से क्या है जनरेशनल वेल्थ को? 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, इवन ज़्यादा लोग कमा चुके हैं, उनको कोच की ज़रूरत क्यों ही होगी? यहाँ तो लोग जानते ही नहीं ये वर्ड स्टॉक एनालिसिस। वो तो बस सिर्फ एक टिप बेस्ड या कॉल, दोस्त उससे फ़ोन करा, इन्फॉर्मेशन ली और इन्वेस्ट कर दिया। मुझे एक रोड मैप बताइए, मैं HNI कैसे बन सकता हूँ? सो वेलकम टू द शो सर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर। हमने ना बहुत बार सुना है, फाइनेंस कोच सुना है, बिजनेस कोच सुना है, वेल्थ कोच सुना है, बट HNI कोच मैं सुन रहा हूँ पहली बार, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। सो सर क्या है ये, मुझे थोड़ा सा बताएं इसके बारे में कि HNI क्या है और पहले क्यों नहीं सुना गया इसके बारे में? बेसिकली उदय, ये ना 2 कैटेगरीज हैं। पहला कैटेगरी है रिटेल का, राइट, और दूसरा कैटेगरी है HNIs का। अब आप इसको नोटिस कहाँ पे करेंगे? जब भी कोई भी आप IPO फॉर्म भरते हैं ना, वहां पे आपने जरूर नोटिस करा होगा रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना है या HNIs में करना है या अल्ट्रा HNI में करना है। तो ये 3 कैटेगरी होती हैं। अब सवाल ये बनेगा यहाँ पे, भाई HNI कैसे डिफरेंट है राइट रिटेलर से? तो देखिए, जिसके भी पास 5 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है वो बंदा HNI है, और जिसके पास 25 करोड़ से ज्यादा का पोर्टफोलियो है वो अल्ट्रा HNI है। तो कम से कम 5 करोड़ और इसके लिए HNIs के लिए, और अल्ट्रा HNIs के लिए कम से कम 25 करोड़ का पोर्टफोलियो होना चाहिए। राइट। तो आप एक HNI या अल्ट्रा HNI है, मगर इसमें एक शर्त है, आपके ऊपर उस असेट पे कोई लोन नहीं होना चाहिए। अच्छा, हाँ, तो अगर नहीं है तो आप फिर HNI कैटेगरी में आते हैं। अच्छा। और सर अभी देखा गया है, जैसे अभी मैं ना एक रिपोर्ट पढ़ रहा था HNI से रिलेटेड, तो उसमें ये था कि इंडिया में पिछले साल 2024 में 13,000 HNI फैमिलीज ऐड हुई हैं। करेक्ट, राइट। एंड इसकी जो पॉपुलेशन है, आई मीन इसकी जो संख्या है वो है 8.5 लाख इंडिया के अंदर। राइट। और देखा जाता है तो 140 करोड़ की आबादी है। राइट, राइट। और बस 8.5 लाख HNI फैमिलीज हैं, यानी जिनके पास 5 करोड़ का कम से कम हाँ, उनके पास एसेट है। करेक्ट। तो सर ऐसा क्यों है, इतना बड़ा मेजर डिफरेंस क्यों है आपको लगता है? 140 करोड़ में से सिर्फ 8 लाख लोग। एग्जैक्टली। देखिए, हमारे ना इंडिया में, आपने कबीर दास जी के बारे में तो सुना होगा, उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है कि जो तैरा वो डूब गया और जो डूबा सो पार। तो HNIs वो लोग हैं जिन्होंने एक्चुअल नॉलेज लेके ना पूरी डेप्थ को समझा है, रिस्क को समझा है, और उसके बाद वो पार हो चुके हैं। क्योंकि एक बार अगर आपको डेप्थ समझ में आ गई तो दोस्त डर तो निकल गया ना आपको, तो पूरी तरह डूब चुके। मगर अकेले मत डूब जाना, क्योंकि उसमें जब तक आपका ट्रेनर आपको नहीं बताएगा कि आपको डीप डाइव कैसे करनी है, तब तक आप ना उसका रिस्क नहीं समझ सकते। राइट। और एक बार रिस्क समझ गए तो आप कितनी भी गहराई में जा सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर डूबने से मतलब जो है वो इतनी नॉलेज लेना है कि आपका डर ही निकाल दे। तो जब आपके पास नॉलेज है तो आपका डर पूरी तरीके से निकल जाएगा। इसलिए जो लोग, मैंने कहा ना, वो बहुत ही सीरियस लोग हैं और हर एक एक पैसे को भी वो सोच के ही इन्वेस्ट करते हैं। राइट। तो इसलिए इतना बड़ा डिफरेंस है। राइट। सो आई थिंक यही माइंडसेट का डिफरेंस है। आपको क्या लगता है, एक HNI में जो बंदा HNI है और एक नॉर्मल बंदा है, उसके माइंडसेट में आपको क्या डिफरेंस लगता है? देखिए, इसी की पहली लाइन फिर दोबारा बोलता हूँ, जो तैरा सो डूब गया। राइट। कुछ लोग ना ऊपर ही ऊपर तैरते रहते हैं, थोड़ा सा कहीं से समझ लिया, कुछ पढ़ लिया, कुछ देख लिया। इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूशन ना एक नेक्स्ट लेवल की गेम होती है। अब HNI उसको एक एक चीज बारीकी से समझता है। राइट। खुद समझता है, कोई समझा नहीं रहा उसको, खुद समझता है, डीप डाइव करता है, उसके बाद वो डिसीजन लेता है कि मुझे ये इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। मगर रिटेलर क्या कर रहा है, वो किसी और पे डिपेंडेंट है। राइट। अब उसको जब ये इनपुट आते हैं कि भाई मैं ये इन्वेस्टमेंट करूं नहीं करूं, किसी ने जैसे
शॉर्ट बता दिया, रील्स में बता दिया, तो वो बस हाँ डिफेंस बड़ा अच्छा चल रहा है, उससे 4 प्रोडक्ट पूछ लो डिफेंस के तो वो आंसर नहीं दे पाएगा। राइट। फार्मा में इन्वेस्टमेंट कर देगा, वो जो सॉल्ट डलते हैं वो उसके नाम ही नहीं पढ़ सकता। ये एचएनआई स्टाइल नहीं होता। तो एचएनआई मतलब अगर वो जिसमें भी पैसे लगा रहा है बॉस, उसके बाद उसको उसकी पूरी नॉलेज है, तो जो डूबा सो पार। ओके। हाँ, तो उसका नॉलेज इतनी इन डेप्थ होती है तो वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। मगर अब मुझे एक चीज़ बताइए, आपने क्यों सोचा कि सिर्फ एचएनआई में ही आपको कोचिंग देनी है? हाँ। और सर इतने नॉर्मल लोग, इतने लोग हैं जो मतलब बड़ा बनना चाहते हैं लाइफ में, करेक्ट, जो हु आर सीकिंग बिजनेस कोचेज एक्चुअली, राइट, बट यू डिसाइडेड कि भाई मुझे सिर्फ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को ही कोचिंग देनी है। राइट। तो आपने ऐसा क्यों सोचा? मैं सबसे पहले तो यही पूछूंगा आपसे। देखो उदय, इसमें ना थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये मेरी लाइफ के करियर से भी जुड़ी हुई है। राइट। 2005 में मैंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन करी थी। उससे पहले ना मुझे स्टॉक मार्केट में खुद अपने बेसिस पे करा ना, तो मुझे भी लॉस हो गया था। मगर 2005 में मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी जो लोग स्टॉक एनालिसिस के सॉफ्टवेयर बनाते हैं। वो कंपनी स्टॉक एनालिसिस का सॉफ्टवेयर बनाती है। ओके। तो मैं एज ए रीजनल हेड ज्वाइन करा। वहां पे ना माई रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज टू इंक्रीज द सेल्स इन नॉर्थ इंडिया। अब 1 साल हो गया, कोई सेल्स ही नहीं हुई। क्योंकि जब हम कॉल, क्योंकि उस वक्त टेली कॉलिंग का जमाना था, हम कॉल करते थे भाई सॉफ्टवेयर देख लो, सीख लो, ले लो, तो लोगों ने किसी को पता ही नहीं था व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, कैसे स्टॉक को एनालाइज करा जाता है। मगर उसी वक्त ना उस कंपनी के मेरी ज्वाइनिंग से पहले भी 4 कस्टमर थे, सिर्फ 4। आज तो शायद मुझे लगता है 2-3 हज़ार कस्टमर है उनके पास, मगर तब सिर्फ 4 लोग थे। ओके। तो अब मेरे पे प्रेशर आने लगा कि भाई सेल्स नहीं हो रही। तो मैंने उनको फिर ये बताया, भाई यहाँ तो लोग जानते ही नहीं है वर्ड स्टॉक एनालिसिस। वो तो बस सिर्फ एक टिप बेस्ड या कॉल, दोस्त उससे फ़ोन करा, इन्फॉर्मेशन ली और इन्वेस्ट कर दिया। वो चीज़ ना यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है, ना वो करना चाहते, ना कोई उनका इंटरेस्ट है। क्योंकि पहली बात तो जानते ही नहीं ना चीज़ों को डिटेल में। तो मेरी कंपनी ने मेरे को पढ़ाया, मेरे को सारी ट्रेनिंग दी, और उसके बाद का मेरे को फ्री हैंड दे दिया, भाई अब आप लोगों को ट्रेनिंग दो, वर्कशॉप्स दो और लोगों को पहले सिखाओ। मगर मैंने ये काम ना 4-5 साल करा। अच्छा। अब इसमें ना एक पैटर्न बन गया 5 साल में कि हम लोगों को पुश कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, तुम सीख लो, देख लो, एनालाइज करो और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेड करो। मगर दूसरी तरफ उन्हीं 5 सालों में ना मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जो हमें अप्रोच कर रहे थे। वो लोग क्या कर रहे थे, हमें ये बोलते थे, विजय ये मेरी स्ट्रैटेजी है, इसके बेस पे ना आप एक काम करो, मुझे ना एक सॉफ्टवेयर के अंदर क्वेरी राइट कर दो। देखो, एक हमें अप्रोच कर रहा है, एक जगह हम अप्रोच कर रहे हैं। राइट। वो अपनी क्वेरी लेकर आ रहा है और बाकी लोग हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। तो धीरे धीरे जब मैंने 5-7 साल लोग एचएनआईज के साथ डील करा, तो उनकी क्वेरी सॉल्व करते करते ना तब मेरे को बिल्कुल क्लियरिटी आ गई कि यार एक्चुअल में ये पैसा बना रहे हैं। वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो अपनी स्ट्रैटेजीज खुद इवॉल्व कर रहे हैं और उसको बैक टेस्ट करते हैं और फिर पैसे लगाते हैं। अच्छा। तो मेरे को 2010 में मैंने ये डिसाइड कर लिया था, मैं सिर्फ एचएनआईज को ही पढ़ाऊंगा। मैंने अपनी कंपनी में ही बोला, भाई अब हम इनको ट्रेनिंग देंगे। तो मेरे को वो स्पेशल सेगमेंट मिला हुआ था। और बाकी कंपनीज भी मैंने 2016 तक और भी कंपनीज में काम करा, वहां पर भी बस मैं एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआईज को ही ट्रेनिंग देता था। तो इस तरीके से तो इवॉल्व हुआ मेरा पूरा ये करियर। और 2016 के बाद फिर मैं केवल अपना सारी जॉब वॉब छोड़ के फिर मैंने केवल एचएनआईज को ही पढ़ाना चालू करा, और तब से लेके आज तक मैं एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई को ही पढ़ाता हूँ। अच्छा। क्योंकि उनमें ना मैंने एक बड़ा डिफरेंस देखा है। आप आज भी ना यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे एक चीज नोटिस करना, वो रील ज्यादा वायरल हो रही है या वो वाला वीडियो ज्यादा वायरल हो रहा है जिसके अंदर ये बताया जा रहा है ये स्टॉक खरीद लो, ये वाला सेक्टर देख लो, इसमें बूम आने वाला है। मगर आप एचएनआई की जब बात करोगे ना, वो आज भी अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, अपनी नॉलेज बढ़ा रहा है और उसके बाद अपने बेसिस पे डिसीजन ले रहा है। वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, राइट, किसी के भी ऊपर नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये ही मेरा मार्केट सेगमेंट है और मेरी लर्निंग सारी उन्हीं के साथ हुई है, उन्हीं के लिए हुई है। क्योंकि उनको भी तो अगर कोई क्वेरी बिल्डअप करानी है तो हमारे जैसे टेक्निकल लोगों की उनको जरूरत थी। अच्छा। क्योंकि वो वाला पार्ट उनका वीक था। तो धीरे धीरे उन्होंने हमें सिखाया, हमने उन्हें सिखाया, और इस तरीके से ये पूरा एक करियर डेवलप हो गया। राइट। और आज मैं आपके सामने हूँ। राइट। क्योंकि मैं अभी आपसे यही पूछने वाला था कि आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हो, 25 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ इवन ज्यादा लोग कमा चुके हैं, उनको कोच की जरूरत क्यों ही होगी? नहीं नहीं, ये आपने देखिए यहाँ पर एक मेरे को क्लियरिटी देनी है। अच्छा। कोई बंदा अगर रिटेल से लेके एचएनआई बन गया, मान लो 5 करोड़ तक आ गया, वो जो माइंडसेट था ना, अब जैसे रिटेल से लेके 5 करोड़ तक वाला, अब आगे की जर्नी उस माइंडसेट से नहीं हो सकती।
अब आपको ना मान लीजिए 5 से 25 करोड़ जाना है, 50 करोड़ जाना है या इससे भी आगे जाना है, तो दो सब नया माइंडसेट, नई नॉलेज, नए प्रोसेसेस और अलग तरीके से इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन होगा। तो वो अब वही वाली बात है ना, मान लीजिए मैं पहले बाइक चलाता था, अब मैं इतना कैपेबल हो गया मैं कार खरीद लेता हूँ। कार भी मैंने चलो पहले कोई बेसिक सी कार ली, मगर अब मैं पूरा बड़ी कार ले सकता हूँ। तो उस बड़ी कार को चलाने के लिए कंसोल को समझना पड़ेगा ना। राइट। तो वो चीजें मतलब आपको नया माइंडसेट ही चाहिए। राइट। अच्छा, और आपकी ना अप्रोच काफी डिफरेंट है। आप कोच करते हैं पूरी एचएनआई फैमिली को। करेक्ट। तो वो किस तरीके से होता है? बेसिकली उदय, इसके अंदर ना मैं बता देता हूँ, एचएनआई फैमिली में ना मैंने एक पैटर्न देखा है कि ज्यादातर जो फैमिली को हेड करते हैं, जैसे हस्बैंड है, तो वो क्या करते हैं, अपने बिजनेस या अपनी जॉब पे पूरी तरह फोकस्ड है। उनका एक ही काम है कि भाई हमें ना इनकम बढ़ानी है अपनी। राइट। अब वो क्या करते हैं, अब उन्हें लगता है कि अगर मैं वेल्थ मैनेजमेंट में भी लग गया या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में लग गया तो मुझे ना इधर भी अटेंशन देनी पड़ेगी, और वो जिसमें भी काम में जाएंगे ना तो वो डीप डाइव करते हैं। तो आप अपनी अटेंशन को मल्टीपल जगह डाइवर्ट नहीं कर सकते। राइट। तो वो क्या करते हैं, अब समझदारी, वो क्या करते हैं, अपने ही एक फैमिली मेंबर को तैयार कराते हैं, चाहे उनकी वाइफ है, उनका बेटा है, बेटी है, या तीनों में। वो लोग लर्निंग लेते हैं, उसके बाद हस्बैंड पैसा कमाते हैं, इन लोगों को देते हैं, ये इस पैसे को फिर लर्निंग के बाद इन्वेस्ट करते हैं, ग्रो करते हैं। इस तरीके से एक फैमिली में सिनर्जी आती है और बहुत अच्छी तरीके से ये लोग वेल्थ को बना पाते हैं। ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा। किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होते। मैं यहाँ पे ना थोड़ा रिटेल कैटेगरी के बारे में भी बात करना चाहूंगा। मैंने ये देखा है, एक ही बंदा जॉब भी कर रहा है, फैमिली भी देख रहा है, उसके बाद वो अपने मोबाइल से अपना ट्रेडिंग भी कर रहा है। क्या क्या कर लेगा, 8 घंटे उसको सोना भी है, हेल्थ पे भी ध्यान देना है। मतलब आप बंदा है या ऑक्टोपस है? देखिए, इतना मल्टी जगह, अगर आप इतनी जगह पे फोकस करोगे ना तो कहीं ऐसा ना हो, ना इश्क में खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे और ना उधर के हम। ये जो डिफरेंस है ना, ये मैं डे 1 2005 से देख रहा हूँ एचएनआईज का। अच्छा। एक जगह फोकस्ड हो जाते हैं। अब आज की डेट में ना मैं ये भी देख रहा हूँ, ट्रेनर एक ही फॉर्मूला सबको दे रहा है, एक ही ट्रेनिंग में 5-5 हजार लोगों को पढ़ा रहा है। हम एक ही फैमिली के 3 मेंबर को, 5-4 मेंबर को पढ़ा रहे हैं बस। उसका रीजन मैं बताता हूँ क्या है। देखिए, हर बंदे का अपना एक बिहेवियर होता है, अपना एक स्टाइल होता है, अपनी एक सोच होती है। सही बात। और अपने टारगेट्स होते हैं। एक फॉर्मूला सब पे चल जाएगा और हर बंदा एक ही वक्त पे सारे एक ही फॉर्मूले को यूज इंप्लीमेंट करके आपको लगता है बड़ी वेल्थ बना सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जैसा बिहेवियर उसी तरीके का इंप्लीमेंटेशन होता है, उसी तरीके की स्ट्रैटेजीज होती है। राइट। तो वो एक बंदा सारे काम कर रहा है, वहां पर एक ही बंदा एक ही काम कर रहा है। राइट। ये डिफरेंस है। तो एक अप्रोच का डिफरेंस आ जाता है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप जिस तरीके से करते हैं। और फैमिलीज में आप ज़्यादातर वुमेन को कोच करते हैं, ऐसा होता है कि जैसे अगर कोई हस्बैंड मान लीजिए बिजनेस कर रहा है, तो वो जो आप गाइडेंस देते हैं कि किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए सब, वो उनके बच्चों को या फिर उनकी वाइफ को, उस तरीके से आपकी अप्रोच होती है किस तरीके से? मैं थोड़ा ये समझना चाह रहा हूँ। बेसिकली उधर होता क्या है कि जैसे हस्बैंड तो पूरी तरह फैमिली मतलब बिजनेस को या अपने जॉब में पूरी तरह इन्वॉल्व है। एचएनआई फैमिली में ना एक एडवांटेज तो होता है, देखो घर में कुक है, शेफ है, ड्राइवर है और मेड है, सर्वेंट्स हैं, उन चीजों का एडवांटेज है। वुमेन एजुकेटेड होती है, बच्चे एजुकेटेड होते हैं। अब देखिए, एजुकेशन है, पैसा है, टाइम खाली खाली है, तो क्या करोगे फिर? कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट की स्थिति आती है, डिस्प्यूट हो जाता है, फिर अननेसेसरी ध्यान कहीं और जाता है। मगर वहीं पे अगर वही जो एजुकेटेड वाइफ है अपना पूरा फोकस अर्निंग पे लगा दे, वेल्थ को ग्रो करने में, अब एजुकेटेड है तो ट्रेनिंग के बाद तो वो इसको एक्सप्लोर कर ही सकते हैं, इंप्लीमेंट कर ही सकते हैं सारी चीजें, और बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर पाते हैं। और इस टाइप के फैमिली के लोग, बच्चे ना काफी अच्छे एजुकेटेड होते हैं, तो जब उन लोगों को हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलती है ना, तो वो एक लेवल तक पहुंच जाते हैं। तो ये एक ना कहने का मतलब है, एक पूरी फैमिली ना टीम है। वहां पे हस्बैंड और वाइफ ना अलग अलग नहीं है, दे बोथ आर वन टीम। तो वो जो टीम काम करते हैं ना, एक अर्निंग पे, एक ग्रोथ पे, और बच्चों को तो लर्निंग अपने आप ही हो रही है ना। फिर आपको क्या सिखाना है उनको? जब आपका डिनर टेबल पे यही डिस्कशन हो रहा है, भाई इन्वेस्टमेंट्स कहाँ चल रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस है, क्या बाकी जो डिस्कशन होता है, वो सब इसी पे ही होता है। तो बच्चों को ऑटोमेटिकली वो चीज फीड होती रहती है। राइट। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है।
राइट। इन्वेस्टमेंट्स में कैसे डिफरेंस होता है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी पीछे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, जी। आपने मुझे ये चीज़ बताई कि जो HNI फैमिलीज होती हैं उनकी इन्वेस्टमेंट का तरीका बहुत अलग होता है करेक्ट। इन कंपैरिजन टू नॉर्मल पीपल। राइट। हम जब इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है हम कहते हैं अच्छा ठीक है, स्टॉक्स, शेयर मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, हमारे दिमाग में सिर्फ मतलब एक वो चीज़ होती है, फिक्स्ड ही होती है। राइट। बट ये HNI फैमिलीज का की अप्रोच कैसे होती है टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, और शायद मुझे लगता है तभी वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल फैमिली उसी वजह से है। करेक्ट। तो आप मुझे थोड़ा ये बताओ। मैं इसको ना आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। दो तरीके की आग होती है, फायर। एक होती है थोड़ी सी कहीं आग लगी, हवा चली और वो बुझ गया, या माचिस की तिल्ली। माचिस की तिल्ली अगर आप देखोगे ना, आगे से उस पर एक मसाला लगा होता है, जब आप उसको चलाते हो एकदम से तो बस्ट होता है, मगर हल्की सी भी हवा चलेगी ना तो वो पूरी तिल्ली भी नहीं चल पाती। तो आपका जो मोटिवेशन है ना वो बस थोड़ा सा ही है। वो एक स्टार्टिंग में तो एकदम इग्निशन होगा, मगर वो जरा सी भी हवा चलेगी ना तो उड़ जाएगा बंदा, मतलब वो आग बुझ जाएगी। राइट। अब दूसरी तरफ HNI की बात करते हैं। वो आग जो है ना दोस्त, वो पहले सुलगाते हैं धीरे 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 धीरे। अब अगर हवा चलेगी ना तो वो भड़क जाती है। कहने का मतलब है, अब मैं मार्केट से इसको कनेक्ट करता हूं। मार्केट में आपने इन्वेस्टमेंट करा बिना नॉलेज के, राइट। 30% करेक्शन आ गई स्टॉक में या मार्केट में, आपको घबराहट हो जाएगी, भाई ये क्या हो गया। वो क्या करेगा, उस वक्त अपनी इन्वेस्टमेंट को मे बी 5 गुना कर देगा, 2 गुना कर देगा, 3 गुना कर देगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो वहां पे जब आप लोअर लेवल पे इन्वेस्टमेंट्स करोगे तो आप तो बड़ी नेटवर्थ बना सकते हो ना। तो वहां पर ये डिफरेंस है कि जब मार्केट गिरेगी तो वो बहुत ज्यादा पैसे लगाते हैं और वो आग ना भड़कती है, वहां पे डर नहीं है। मैंने कहा ना जो डूबा, तो डूबने का मतलब है उसके पास इतनी नॉलेज हो चुकी है कि बॉस अब तो उसको लगता है अपॉर्चुनिटी है, तो वो एकदम से आग भड़क जाती है और वो उस करेक्शन में बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है और वो बड़ी इन्वेस्टमेंट फिर उसे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बना देती है। तो सर आप कह रहे हो कि ये लोग 2 से 3 गुना पैसा और इन्वेस्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, करेक्शन आती है मार्केट में। तो मतलब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, इतना पैसा मतलब कैसे लेके आ सकते हैं, कोई मतलब कैश पे ही बैठे रहते हैं ये लोग, क्या कहने का मतलब है आपका? मैं बताता हूँ बेसिकली उदय, होता क्या यहाँ पे ना, वो जैसे आपने मेरे को इससे पहले सवाल में पूछा था स्ट्रैटेजी का क्या डिफरेंस है, अब मैं यहाँ से वो डीप डाइव करता हूँ। होता क्या है, वो लोग अपना इक्विटी पोर्टफोलियो नॉलेज बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो उसको बढ़ाते हैं। अब नॉलेज के साथ साथ जब वो बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा। तो इसका मतलब है आप पूरी तरह उस सब्जेक्ट में डूब चुके हो। राइट। अब होता क्या है, मार्केट में करेक्शन तो देखो आएगी, जैसे 2008 में 65% का था और 2020 में करीब 40-45% का करेक्शन था कोविड के टाइम। हाँ, बहुत से लोग उड़ गए थे उसके अंदर क्योंकि हवा चली करेक्शन, और जो रिटेल टाइप था जिसके पास पूरी नॉलेज नहीं थी वो उड़ गया। यहां पर ये लोग एक और स्पेशल स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करते हैं, उसके अंदर ना ये हर वक्त अपने इक्विटी पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस लेके रखते हैं। अच्छा। हाँ, अब क्या होगा, मान लो करेक्शन आ गया, एक एग्जांपल ले लेते हैं 2008 वाला। उस वक्त 6300 का इंडेक्स 2200 आ गया था उस साल, और 2-4 दिन में तो 4700 ही आ गया था, 6300 से 4700। तो दोस्त एक बात बताओ, आपको पता है उस दिन मार्केट में सर्किट जो 7 या 8 जनवरी को ये हुआ था 2008 में, आपको पता है मार्केट में लोअर सर्किट कितने मिनट में लगा था? सिर्फ 5 मिनट में। अब इतनी तेज अगर थंडर स्ट्रोम आएगा, किसी को पता ही नहीं उसने निपटना कैसे उससे, तो वो तो उड़ ही जाएगा ना। राइट। मगर यहां पर HNI ने क्या कर रखा था, अपना इंश्योरेंस कर रखा था इक्विटी पोर्टफोलियो का। अब वो करेक्शन आई 65% फ्रॉम द पीक, 10 करोड़ का पोर्टफोलियो था, 3.5 करोड़ रुपए रह जाएगा। कितने का लॉस हो रहा है? 6.5 करोड़ का। 6.5 करोड़ का। 6.5 करोड़ में से 5.5 करोड़ रुपए आपको इंश्योरेंस वापस कर देगा। सर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, इक्विटी का इंश्योरेंस मैंने नहीं सुना पहले। तभी तो HNI सिर्फ 8 लाख है, तभी वो HNI है। वो मैंने क्या कहा था, हर सिचुएशन के लिए वो रेडी है। 5 मिनट में भी सर्किट लग गया तो वो बचा हुआ है। आप एक बात बताओ, किसी को भी दुनिया में ये बात पता है कि कल क्या होने वाला है, ओवरनाइट क्या होने वाला है? कोई भी ब्लंडर हो सकता है जिस वजह से मेजर करेक्शन आ सकती है। राइट। आपको पता है वो 0 लेवल से और यहां तक अगर आए हैं तो बहुत अपने दिमाग से आए हैं, कोई फिजिकल मेहनत करके नहीं आए। एक दिमाग से जो मेहनत करनी होती है ना, अपने विचारों को उस लेवल तक लेके जाना कि बॉस अगर
करेक्शन आ गई मेजर 5 मिनट में ही आ गई तो मैं कैसे बचूंगा? 2008 में ऐसा हो चुका है। अब अच्छा। फिर केस पे चलते हैं। 10 करोड़ का पोर्टफोलियो था, 65% करेक्शन आ गया, पोर्टफोलियो रह गया 3.5 करोड़ और लॉस हो रहा है इस वक्त आपको, नोशनल लॉस हो रहा है 6.5 करोड़ का। एक तरीका है बैठो वेट एंड वॉच, क्योंकि कंपनी पे कन्विक्शन है। दूसरा तरीका क्या है, आपने इंश्योरेंस कर रखा था, उस गिरावट की 6.5 करोड़ की गिरावट में आपको 5.5 करोड़ रुपए का क्रेडिट मिलेगा। अब आप क्या करेंगे? स्ट्रेटेजी ये कहती है उस वक्त बहुत अच्छी कंपनियां डिस्काउंट पे अवेलेबल है, 1000 रुपए का माल हो सकता है 300-400 रुपए में मिल जाए। अब आप वही पैसा लो और उसको उस बॉटम पे इन्वेस्ट कर दो। 2008 की करेक्शन के बाद मार्केट 10 गुना हो गई है और 2020 की करेक्शन के बाद मार्केट 4 गुना हो गई है। तो दोस्त, जब करेक्शन थी तो 3.5 करोड़ का पोर्टफोलियो रह गया आपका और आपने 5.5 करोड़ रुपए और डिप्लॉय कर दिए। कितने हो गए? 9 करोड़। 9 करोड़ अगर 10 गुना हो गया 90 करोड़ 10 साल में, 15 साल में, दैट्स इट, आप बन गए एचएनआई। और उसके बाद फिर करेक्शन आ गई 2020 में, तो आप किस लेवल पे पहुंच गए ये सोचो आप। दिस इज द एचएनआई स्टाइल, राइट। क्योंकि वो इतना बड़ा पोर्टफोलियो जो बना चुके हैं दोस्त, आपको लगता है वो रिस्क ले सकते हैं या पीछे मुड़ के देख सकते हैं? आज 100 करोड़ की वेल्थ अगर मान लो 35 करोड़ रह जाए, गॉन। राइट। ये एचएनआई स्टाइल नहीं है। एचएनआई स्टाइल है इंश्योरेंस करते करते आगे बढ़ो और पीछे क्यों मुड़ के देखना है। अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करते हुए चलो। मैं एक और केस बताता हूं, आजकल देख रहे होंगे गोल्ड बिल्कुल पीक पे है। हाँ बिल्कुल। अगर कोई गोल्ड का बेंचमार्क चार्ट देखेगा ना तो वहां पर डॉलर में ट्रेड होता है, यूएस के अंदर कॉमेक्स में। हिस्ट्री के अंदर गोल्ड जो था ना वो एक और पीक लगाया था उसने, मेरे को अंदाजा मैं बता रहा हूँ, ये करीब $250 से $850 के आसपास हो गया था। उसके बाद आपको पता है वो वापस प्राइस कितने टाइम बाद आया था? $850 का फिर भाव रह गया $250। $250 पलट के कितने टाइम बाद आया है? कितने टाइम बाद सर? 30 years। डू यू थिंक दिस इज एचएनआई स्टाइल? आपने वो पीक देख लिया, बॉटम देख लिया, तमाशा देख रहे हो, कुछ भी नहीं हुआ, पहले वेल्थ बढ़ गई अब गिर गई। ये एचएनआई स्टाइल है? नो। बढ़ गया है प्रोटेक्ट कर लो, गिर गया फिर पैसे लो फिर डिप्लॉय करो, ये एचएनआई स्टाइल है। आप थोड़ी ना तमाशा देख सकते हो वहां पे। तो ये तो सर आप अभी रेकमेंड करते हैं अपने क्लाइंट्स को गोल्ड में इन्वेस्ट? मेरी कल ही बात हो रही थी, कल ही में मेरे क्लाइंट है, बहुत बड़े ज्वेलर हैं, तो उनसे बात हो रही थी, तो मैंने उनको यही बोला, बॉस यही वक्त है, आप इस वक्त इंश्योरेंस ले लो, साल का 1.5-2% का खर्चा है, अगर यहां से करेक्शन आई तो आपको फिर वो करेक्शन का सारा पैसा या 90% तो करेक्शन की वैल्यू मिल ही जाएगी और आपकी वो जो हाईएस्ट वैल्यू है वो ब्लॉक हो गई। नहीं तो हम तमाशा देखने थोड़ी ना है यहाँ पे, इधर हो गया यहाँ पे मान लीजिए 1.25 लाख रुपए का गोल्ड और उसके बाद फिर हो गया 75,000 का, हम बैठे हुए हाँ जी वो भी देख लिया ये भी देख लिया, करा गया। तो ये चीजों को हम काफी डीप डाइव लेके जाते, तब यहां से ये डिफरेंस बनता है कि एचएनआई और रिटेल, राइट, ये क्या डिफरेंस है, ये मैंने एग्जांपल के साथ आई थिंक काफी आपको एक्सप्लेन करा। राइट। और सर अभी इक्विटी इंश्योरेंस की बात हो ही रही है, मतलब मेरे लिए ऑनेस्टली बताऊं आपको काफी नया कॉन्सेप्ट है। करेक्ट। मैंने बहुत ज्यादा सुना नहीं है इस चीज के बारे में। सुना ही नहीं होगा। हाँ जी बिल्कुल। और सर आप कह रहे हैं ठीक है, तो सर इसका प्रोसेस क्या होता है और कितना खर्चा हो सकता है? मान लीजिए किसी को इक्विटी इंश्योरेंस कराना है तो कितना पैसा उसमें लगेगा? इसका जो हम खर्चा बताते हैं, मतलब ये भी एक स्ट्रैटेजी के अंडर ही आता है, तो इसका 2% का खर्चा है साल का। अच्छा। 2% से ज्यादा ऊपर जाना नहीं चाहिए ये खर्चा। अच्छा। तो आप एक बड़ा मतलब इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट भी कर लोगे और कोई भी करेक्शन आएगी तो वो डर नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से लोग एचएनआई से अल्ट्रा एचएनआई बनते हैं। राइट। सर एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस मैं एक तरीके से एचएनआई के अंदर और एक कॉमन इंसान के अंदर अगर देख पा रहा हूँ ना, वो है कि एचएनआईज, जहाँ तक हमारी कॉन्वर्जेशन से पता चल रहा है, दे फोकस ऑन सिक्योरिटी बिफोर इन्वेस्टमेंट। क्या ये एक मैं इसको ये बोलूंगा, वो ना राइट मिक्स रखते हैं। राइट। ग्रोथ तो रखनी पड़ेगी ना। राइट। ग्रोथ के साथ साथ बट सिक्योरिटी चाहिए, जो आपका वर्ड था ना उसका एक राइट मिक्स होना चाहिए। अगर आप केवल ही सिक्योरिटी या सेफ्टी पे फोकस्ड हो तो आपकी अप्रोच कंजर्वेटिव है, ये हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं एचएनआई का फैमिली स्टाइल क्या है। राइट। अब मगर हम क्या रिकमेंड करते हैं, आपके पास ना राइट मिक्स होना चाहिए, ग्रोथ ओरिएंटेड भी होना चाहिए बट उसको सेफ्टी के साथ आगे बढ़ाओ। बिल्कुल। वो प्रोटेक्शन लेते चलो। बिल्कुल। ये
अच्छा सर, अब बात हुई HNIs की, आप डील करते हैं सारे जिनका एटलीस्ट पोर्टफोलियो मिनिमम 5 करोड़ है। करेक्ट। तो सर अगर उससे नीचे है मान लीजिए, तो और मान लीजिए कॉमन मैन है, उसे HNI बनना है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बनना है, राइट। तो क्या आप उसको भी कुछ सजेस्ट करते हैं? क्या वहाँ पे भी आप कोई किसी को बताते हैं कि ये अप्रोच होनी चाहिए? देखिए मैं बता देता हूँ कि ज़्यादा हम ना इसके लिए एम्बिशियस HNIs हम लोग उनको बोलते हैं जो बनना चाहते हैं। उन लोगों के लिए ना हमारा प्रोसेस थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा टाइट है। हम एक फॉर्म भरवाते हैं और हम फॉर्म भरवाने में ना ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअल में डिजर्व करता ही नहीं करता, या ये HNI बन जाएगा नहीं बन जाएगा। अब मैं इसको ना एक एग्जांपल से भी बताता हूँ। आपने देखा होगा लोग ना न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन लेते हैं, सुबह जॉगिंग और जिम और ये। दिल्ली में तो ठंड भी बहुत पड़ती है। 1 तारीख को तो रेजोल्यूशन ले लिया, भाग गए। 5 तारीख को क्या होता है? बंद रजाई में घुसे हुए होते हैं लोग। वो रिटेलर है। मैंने क्या कहा था, इग्निशन बहुत जबरदस्त था, माचिस की तिल्ली जलाई, बस वो उतना ही उसके अंदर दम था जितना वो मसाला था। हल्की सी हवा चलेगी, बुझ जाएगा। मगर अगर या तो HNI कुछ चीज डिसाइड ही नहीं करेगा, अगर करेगा तो दोस्त इतना डीप डाइव करेगा, वो अपने आप को इतना सुलगा देता है कि अब हवा चलेगी ना तो वो भड़क जाएगा। तो वो फिर सर्दी है, बारिश है या कुछ भी है, वो रुकेगा नहीं। राइट। बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। और फिर उसके बाद वो आप उसकी हेल्थ देखो, वेल्थ देखो, वो हर जगह आपको एक अलग ही नजर आएगा। या तो सर क्या टर्म्स हैं ऐसी, मतलब मान लीजिए अगर मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, तो आप सबसे पहले बंदे के अंदर क्या देखते हैं, क्या चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बंदा आगे जाके HNI बनेगा कि नहीं बनेगा? हमारे ना कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के रहेंगे कि हम ना ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे आप ना कितना कमिटेड है। अच्छा। और घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे। अगर हमें लगता है कि बॉस हाँ ये कमिटेड है तो ही ऑन बोर्ड करते हैं, नहीं तो आप यकीन नहीं मानेंगे हमारा रिजेक्शन रेट बहुत हाई है। सबको हम पढ़ा नहीं पाते। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम नहीं पढ़ाते, हम पढ़ा नहीं पाते, क्योंकि आपको मैं ऑन कैमरा ये बात बोल रहा हूँ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। राइट। मेहनत कर, आप आज सचिन तेंदुलकर को देखते हैं, विराट कोहली को देखते हैं, इतने प्रेशर में वर्ल्ड कप जिताना कोई आसान काम है? देखिए नॉर्मली मान के चलिए आपका और मेरा क्रिकेट में इंटरेस्ट है, मैं और आप डिसाइड करते हैं क्रिकेट खेलते हैं, चलो तो एक गली में खेल लेंगे हम लोग रोज शाम को फिटनेस के लिए, एंजॉयमेंट के लिए। मगर अगर आप ये बात डिसाइड कर लें बॉस मुझे तो वर्ल्ड कप जीतना है, तो आपका रूटीन क्या होगा? मेहनत, बस प्रैक्टिस, सारा टाइम, डाइट, टाइमिंग, टाइम से सोना, टाइम से उठना, और कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और उसके बाद ना ये प्रैक्टिस के बाद आपको दोस्त ये इंप्लीमेंट करना पड़ेगा एक्चुअल वर्ल्ड कप में। अब यहाँ पे ना आपका 2-4-5 हजार रुपए रोज का टारगेट नहीं है। आपका टारगेट क्या है? मुझे एक सर्टेन नंबर तक पहुंचने से 5 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ तक। तो आपको लगता है ये सेम रूटीन या एक स्ट्रैटेजी से इंप्लीमेंट हो जाएगा, अचीव हो जाएगा? नेवर। तो दोस्त इसलिए हम लोग ये भी बोलते हैं ये एक सीरियस जॉब है, फुल टाइम जॉब है। सीरियसली लोगे, सीरियस मनी बनाओगे, मजाक में लोगे तो मजाक तो हो ही रहा है सबके साथ ही हो रहा। आई एम सॉरी, मेरे को कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, मगर मैं सेबी की रिपोर्ट आप कई लोग कोट कर चुके हैं, आप रिजल्ट देख ही रहे हो, क्या रिजल्ट है। बिल्कुल। तो सर अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि जो HNI फैमिलीज हैं, HNIs हैं, वो किस एसेट क्लासेस में आजकल ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके हिसाब से? क्या वो ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस जैसे रियल एस्टेट हो गया वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर मतलब आपको लगता है कि कुछ डिफरेंट अप्रोच है, स्पेशली आज के टाइम पे अगर हम देखें? देखिए हम लोग ये रिकमेंड करते हैं स्टार्ट विद इक्विटी। ओके। रीजन इज दिस, शुरुआत में बंदा जब अर्ली स्टेज में होता है, लाइक एम्बिशियस HNI से स्टार्ट करते हैं हम लोग कि भाई जैसे आप पहले फर्स्ट कैटेगरी एम्बिशियस HNI, हम उसको बोलते हैं तू इक्विटी से चालू कर क्योंकि इसका इंश्योरेंस हो सकता है, तो तू प्रोटेक्टेड है, पढ़ाई पे ध्यान लगा, किसी की मत सुन, अपने कन्विक्शन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर, लर्निंग एंड कन्विक्शन। उसके बाद जब वो एक सर्टेन लेवल पे आ जाता है, हम ये कहते हैं बॉस अब इसको ना तू डीप और वाइड इसका डाइवर्सिफिकेशन कर, इसी में ही रहे अभी और नेक्स्ट लेवल तक जा। जैसे ही वो अल्ट्रा HNI लेवल अचीव करता है 25 करोड़ का, अब हम कहते हैं इसको डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है, मतलब जैसे प्रीशियस मेटल में गोल्ड एंड सिल्वर है, राइट। फिर हम प्रॉपर्टी भी एडवाइस करते हैं। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर आगे के डिस्कशन में हम बिटकॉइन भी, मतलब उसका इंटरेस्ट अगर है तो उसको भी डीप डाइव करते हैं, प्रॉपर्टी है, म्यूचुअल फंड्स हैं, ये सब सारी चीजें बताते हैं। बट एक सर्टेन पहले एक बेस बनाओ एक चीज से, राइट, क्योंकि हर चीज की नॉलेज लेनी पड़ेगी ना।
नहीं तो फिर कोई सामने वाला बेवकूफ बना के चला जाएगा। तो वो आपको उस ट्रैप में आपको नहीं फंसना। राइट राइट। तो सर अब मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि जैसे आप HNIs की वेल्थ मैनेज करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्या आती है? एज अ फैमिली लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या फेस करती है एक HNI फैमिली? ओके, देखो पहली बात तो मैं वेल्थ मैनेज नहीं करता, ये मैं क्लियर कर दूं। मतलब हाँ, हम जो सिखाते हैं उस सिखाने के अंदर दोस्त उनको जो अर्ली स्टेज के चैलेंजेस तो रहते हैं। Right. देखिए आपको पूरा मैनेजमेंट सीखना है तो बहुत सारे टॉपिक कवर होते हैं और उसको सीखने के लिए ना देखो टाइम लगता है, एनर्जी लगती है। राइट। ऐसा मैं ऑन कैमरा फिर ये बात बोल रहा हूँ कि आपको टाइम, एनर्जी, मनी तीनों लगाना पड़ेगा, तब आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। अब चैलेंज क्या है, सारी चीजें सीखने, तो प्रैक्टिस जितना करोगे उन चीजों से पार हो जाएंगे। अब आज वर्ल्ड कप खेल रहे हो, बॉल तो कहीं भी आ सकती है, कैसी भी आ सकती है, आपको 6 मारने के लिए तो नहीं आएगी। और ऐसा भी प्रेशर हो सकता है कि आपको हो सकता है 6 बॉल पे 20 रन मारने। मान लो इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप था, आ गया था एक बार बिल्कुल एज पे मैच। उस प्रेशर में खेलना तो वो तब कर पाओगे जब वो सारी स्ट्रैटेजीज पता है। अब आप वेल्थ में भी इस टाइप के ट्रैप में फंस सकते हो। जैसे मैंने बताया था 5 मिनट में मार्केट में सर्किट लग गया था। 2008 में ऐसा हुआ था, 9:55 पे मार्केट खुलता था, 10 बजे सर्किट लग गया था। आपको लगता है जो न्यू अभी रिसेंटली ज्वाइन करा है जिन्होंने स्टॉक मार्केट, उनको इस बारे में आइडिया भी है कि 5 मिनट में सर्किट भी लग सकता है। 10% का करेक्शन, आइए आप सोच भी नहीं पाओगे क्या हुआ, मगर HNI तैयार है। तो स्ट्रैटेजी उसको ना हर चीज प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार बार। जैसे आप क्रिकेट में हर चीज की जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फाइन ट्यून होता रहेगा। गलती तब भी हो सकती है, मगर वहां पे फिर हमारी सपोर्ट हो जाती है, तो फिर निकल जाता है। आपको लगता है कि अब जो टाइम चल रहा है हमारे देश में HNI की संख्या और बढ़ेगी, या आपको लगता है कि ये नहीं, नंबर तो बढ़ेगा, नो डाउट। देखिए इस टाइप के माइंडसेट के बहुत सारे लोग हैं। जो लोग ना मतलब अपनी लाइफ में भी कम खर्चा करते हैं, एक नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, मगर वो ना HNI माइंडसेट के लोग हैं। उनको थोड़ा सा भी डायरेक्शन अगर मिलेगा ना तो वो बड़ी इन्वेस्टमेंट करके बड़े लेवल पे जा सकते हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है यहाँ से ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आएगी। राइट। इंडिया के अंदर HNIs की। ठीक है सर, एक रोड मैप बताओ मुझे। मान लीजिए अगर मैं 25 लाख रुपए कमा रहा हूँ सालाना, तो मुझे एक रोड मैप बताइए, मैं HNI कैसे बन सकता हूँ? देखिए सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा फिर माइंडसेट के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले या तो वो सैलरीड में है या बिजनेस में है। अगर सैलरीड में है तो टैक्स काटने के बाद उसको जो भी बच रहा है उसका मेजर पोर्शन, देखिए वैसे बहुत सब्जेक्टिव आंसर है कि मैरिड बंदा है, अनमैरिड बंदा है, मैरिड मान लेते हैं, फैमिली भी है, तो वो ज्यादा पैसे निकाल नहीं पाएगा। तो फिर भी जितना निकाल सकता है वो निकाले, मगर एक बात का खास तौर से ध्यान रखे, कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट ना करे डेप्रिशिएटिंग असेट में, स्पेशली EMIs पे। ओके। पहली बात तो डेप्रिशिएटिंग असेट, फिर EMIs, और फिर उसके बाद उसके खर्चे, वो तो बिल्कुल ना करे। कुछ टाइम के लिए उसको नैरो लेन में चलना पड़ेगा। ये HNI बनने के लिए एक ना क्राइटेरिया है। ओके। आज जितने भी HNIs, अल्ट्रा HNIs हैं या इससे भी नेक्स्ट लेवल पे हैं दोस्त, उनमें भी किसी ने कभी ना कभी बहुत मेहनत करी होगी, नैरो लेन में चला होगा, चाहे उनके ग्रैंडफादर ने, फादर ने या खुद ने, तो वो यहाँ तक आया है। तो दोस्त यही एक रास्ता है। अदरवाइज अगर आप अंधाधुंध खर्चे करोगे, किसी से भी इन्फ्लुएंस होगे, आप अभी मान लो 15 लाख की कार में काम कर सकते हो, आपने 20 लाख की, 50 लाख की कार खरीद ली, तो दोस्त फिर तो वो तो 15 साल में फिर खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ना कार, एज पर न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी। उसके बाद आप 15 साल उसके खर्चे उठाओगे, EMIs भरोगे, तो ये क्या है? राइट। पहली बात तो ये है, इस टाइप के खर्चे ना करें और इक्विटी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, इंश्योरेंस के साथ करें। लूज बॉल आएगी, हर रोज फायर फाइटिंग करके ट्रेड ना ढूंढे, हर रोज 2,000 रुपये कमा लो, 5,000 रुपये कमा लो, नहीं, मगर जिस दिन लूज बॉल आ जाए और उस दिन 6 रन नहीं बनेंगे, हो सकता है सीधा 50 रन बन जाए, क्योंकि क्रिकेट में ही लिमिट है 6 रन की। मार्केट के अंदर सही लूज बॉल आ जाए ना तो बॉस बहुत जबरदस्त पैसे बन सकते हैं। तो बेटर है लूज बॉल का वेट करा जाए, आएगी। ये तो कम से कम 5 करोड़ का लेवल अचीव करे पहले। हाँ, माइलस्टोन हो सकते हैं 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, वो एक अलग बात है, मगर फाइनल टारगेट 5 करोड़ का ही रखना पड़ेगा। अच्छा। इसके बाद अब बात करते हैं माइंडसेट की। दोस्त एक बात ध्यान रखना, आज की डेट में ना मेरा ऐसा मानना है कि जो रिटेलर है वो क्यों फेल हो रहा है, वो ना हर बॉल पे छक्का मार के मैच जीतना चाहता है।
मगर HNI मैच जीतना चाहता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप हर बॉल पे रिस्क ले रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग शॉर्ट कर, बाय कर, राइट कर, क्यों? और आप मान लो इसमें पैसे कमा भी लोगे, ज्यूम कर रहे हैं, तो बॉस पहली बात तो आपको टैक्स भी तो भारी भरकम चुकाना पड़ेगा, राइट। फिर उसके बाद आपके खर्चे, और इसके अंदर उससे भी ज्यादा जो आपकी अटेंशन लग जाएगी ना, वो सक कर लेगी आपको पूरी तरीके से। दूसरी तरफ आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? मैच जितवाना। जब मैच जीता जाएगा ना, तो दोस्त आप अपनी लूज बॉल का वेट करोगे, और जो नॉर्मल बॉल है उसमें 1 रन 2 रन लेते रहो। जैसे ही लूज बॉल आएगी तो वेल्थ का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। मैच जीतोगे ही जीतोगे। बिल्कुल। तो ये माइंडसेट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और अपनी नॉलेज से अपने आप को सुलगाते रहना पड़ेगा कि अब अगर करेक्शन आ गई तो आई विल बी द बिगेस्ट इन्वेस्टर ऑफ द इंडस्ट्री। ऐसा कुछ रहना चाहिए, मगर उसके लिए इंश्योरेंस करना पड़ेगा, नहीं तो आप उस लेवल को नहीं अचीव कर पाओगे। बिल्कुल। अभी आपने ये बोला जी उसकी 2 लाख रुपए की महीने की इनकम है। आप एक बात बताओ, उसको नॉलेज भी है, करेक्शन में भी वो कुछ पकड़ लेगा, मतलब मेजर करेक्शन में अच्छे स्टॉक्स उसने पकड़ लिए, राइट। पैसे कितने लगा देगा? सही बात है। आपके हिसाब से 2 लाख रुपए की इनकम है, बंदा चलो चार्ट में एक्सपर्ट है और उसका इंटेलिजेंस भी बहुत अच्छा है, बॉटम पे आज मार्केट है, कितने पैसे लगा देगा अपनी जेब से? कम ही लगाएगा, बहुत। अंदाजा बता दो, भारी भरकम तो टैक्स कट ही रहा होगा 24 लाख पे साल के। उसके बाद फिर घर के खर्चे, EMIs भी चल रही होंगी, कुछ ना कुछ तो इस टाइप का। कितने पैसे लगा देगा आपके हिसाब से? मैक्सिमम बता दो। मैक्सिमम 2 लाख में से 30,000। मैं कह रहा हूँ 4 गुना भी हो गया। क्या पैसे बने हैं तुम्हारे? वेल्थ है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। और जिस दिन इतने पैसे बन भी गए ना, एक खर्चा माला लेके आपका तैयार बैठा होगा। सही बात है। तो वेल्थ कब बनेगी फिर? तब बनेगी जब आप स्ट्रैटेजिकली चलोगे, मेजर करेक्शन में मेजर डिप्लॉयमेंट करोगे, फिर आप देखिए आपको रास्ता खुलता है नहीं खुलता। तो लूज बॉल का वेट करो, विद स्ट्रैटेजीज करो, आई एम श्योर आप वेल्थ बना पाएंगे। मतलब लोग क्या है, लोग छोटी गेम खेलना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ पीपल। आपको लग उनको बताया भी तो यही जा रहा है। आप सोशल मीडिया का हर कोई वीडियो उठा के देख लो, कोई कह रहा है जी 5,000 कमा लो, कोई कह रहा है 10,000 कमा लो, कोई कह रहा है ये कर लो वो ही कर लो। और वो कर भी क्या रहे हैं, हर वीडियो में ना कोई एक स्ट्रैटेजी, कोई एक बंदा कह रहा है RSI की सीख लो, दूसरा बंदा कह रहा है ऑप्शन राइट कर लो, तीसरा बंदा कह रहा है 4 रेशो पढ़ लो, सब कुछ हो जाएगा। भाई ये आप वर्ल्ड कप जीतने की बात कर रहे हो और स्ट्रैटेजी एक बात कर रहे हैं। हो सकता है वैसा? आप बताओ, इज इट पॉसिबल टू विन द वर्ल्ड कप जस्ट यू नो हाउ टू हिट द 6? नॉट पॉसिबल। तो आपको वर्ल्ड कप के हिसाब से ही तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं तो म्यूचुअल फंड को पैसे दे दो, बात खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। वेल्थ अलग गेम है। बिल्कुल, है ना? और सर लोग मतलब ना मैं किसी से बात कर रहा था अभी पीछे, उन्होंने मुझे ना एक बहुत सही चीज़ बोली थी। उन्होंने बोला था वेल्थ ना दिखती नहीं है। करेक्ट। और आज की डेट में ना ये शोशाबाजी, ये शो ऑफ का जो टाइम चल रहा है ना, और वो भी शो ऑफ लोग करते हैं EMI पे चीज़ें लेके। करेक्ट। A to Z हर एक चीज़ आज की डेट में आप EMI से ले सकते हैं, अपना हर एक शौक पूरा कर सकते हैं। मैंने कहा था ना, नैरो लेन में चलना पड़ेगा। स्टार्टिंग में कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, एक सर्टेन लेवल के बाद कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। राइट। तो उसके लिए तो दोस्त आपको नैरो लेन में चलना ही पड़ेगा। और मैं ऐसा कोई झूठे और कुछ भी ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई 5,000 लगा के 5 करोड़ कमा लो। तो सर अभी म्यूचुअल फंड की बात हो रही है, तो क्या HNIs भी म्यूचुअल फंड्स में करते हैं? क्योंकि पीछे काफ़ी बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि लोग EMI देने में फंसे हुए हैं, म्यूचुअल फंड्स में फंसे हुए हैं, तो क्या HNI भी करते हैं वैसे? स्टार्ट तो नहीं करते कभी भी। अच्छा। मेरे हिसाब से हम जो रिकमेंड करते हैं कि 25 करोड़ का जब तक खुद पोर्टफोलियो ना बना लो, राइट, तब तक नहीं करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि मैं इसका एक रीजन बता देता हूँ, एक टेक्निकल रीजन है इसका। फंड मैनेजर ना म्यूचुअल फंड के इक्विटी पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस नहीं कर सकता, बाय कंप्लायंस नहीं कर सकता। हाँ, अच्छा। मगर आप HNI हैं, अपने इक्विटी पोर्टफोलियो का आप इंश्योरेंस कर सकते हो। तो करेक्शन आ गई तो फिर वही वाली बात है, तमाशा देखने नहीं आए हम यहाँ पे। मगर जब आप अपने इक्विटी पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस कर लोगे तो दोस्त ये तो बड़ी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए HNIs को एटलीस्ट 25 करोड़ तक हम रिकमेंड नहीं करते। अच्छा, उससे पहले मतलब नहीं करना आपको। तो सर फिर आप क्या रिटेलर्स को रेकमेंड करते हैं? दोस्त इसका आंसर ना थोड़ा सब्जेक्टिव है। क्यों? आजकल ना ये बताया जा रहा है म्यूचुअल फंड में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें वो टारगेट ओरिएंटेड करें। एक एग्जांपल के लिए बेटे की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, बच्चों को एजुकेशन करानी है, घर खरीदना है, कार खरीदनी है। अब मान के चलिए कुछ साल बाद आपकी बेटी की शादी है, से 2030 में आपने इन्वेस्टमेंट SIPs करते रहे और 2030 में बेटी की शादी अब आ चुकी है,
मगर अगर उसी साल मार्केट में मेजर करेक्शन आ गई लाइक 2008 2020, तो शादी पोस्टपोन करोगे क्या? या इस साल बेटे को एमबीए में एडमिशन कराना है तो उसको बोलोगे भैया अभी फीस नहीं हो सकती, या उसको फिर एजुकेशन लोन लेके एंट्री कराओगे? तो अगर आप कोई टारगेट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जो ड्यू टाइम में होनी है या पर्टिकुलर ईयर में होनी है, तो बॉस यहाँ पे एक ये वाला बड़ा रिस्क है, तो इसको ध्यान में रख के करना। बट अगर आपका कोई वो नहीं है कि भाई मुझे तो टारगेट कुछ नहीं है, पैसे बन जाए बस, तो फिर आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। अच्छा, बट सर सारे म्यूचुअल फंड में ज़रूरी थोड़ी है कि रिस्क आपका ज़्यादा भी हो हर बारी। नहीं, अगर इक्विटी बेस्ड है तो फिर तो कभी कुछ नहीं पता ना कल का क्या होगा, इस हफ्ते क्या होगा, इस महीने क्या होगा, उस साल क्या होगा। बहुत से ऐसे पूरे टेन्योर की अगर पूरी हिस्ट्री उठाओगे तो कहीं ना कहीं तो आपको किसी ना किसी ईयर में तो करेक्शन दिखेगी। राइट। अब फिर लोग ना अपनी किस्मत को रोकते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। अबे भाई किस्मत कैसे खराब है? तो स्ट्रेटेजिकली चल ही नहीं रहा। वो तो वहां पे कहते हैं ना इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अब बेटे की एजुकेशन का इसी साल एडमिशन होना है एमबीए में और उसी साल करेक्शन आ गई, तुम आप काम ही ऐसे क्यों कर रहे हो? ये एचएनआई स्टाइल नहीं है, ये रिटेल स्टाइल है, बिना सोचे समझे। राइट। सोच के करोगे, आई एम श्योर इन चीजों से बच जाओगे। ओके। या और सर शेयर बाजार में, स्टॉक में कैसे, हमने जैसे बात करी थी पीछे, मैं उसका पूछना चाहूँगा, उसमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए? उसमें भी आप कह रहे हैं इक्विटी इंश्योरेंस होता है जी, तो मतलब ये चीज़ आप क्लियर करना चाहोगे हमारी ऑडियंस को, क्योंकि ये आई थिंक ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है मेरे लिए भी और आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए होएगी कि स्टॉक मार्केट में भी किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। उदय हमें फिर एक केस भी बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम ये इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। मान के चलिए किसी की 2 लाख रुपए महीने की इनकम है, अब उसका क्या पाथ होना चाहिए? तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया था कि उसको डेप्रिशिएटिंग असेट नहीं खरीदनी और ईएमआईज पे नहीं खरीदनी। अब जो पैसे बच रहे हैं उसको इन्वेस्ट करना है हर महीने। ये प्रैक्टिस रुकनी नहीं चाहिए। जितना ज्यादा पैसा लगा रहे हो उतना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हो, जितना भी लगा रहे हो। अब ये एक सर्टेन परसेंटेज से बढ़ेगा और इंश्योरेंस करके चलो। साल का खर्चा इसका 2% है। करेक्शन अगर आ गई तो बड़ा मौका आपके हाथ में आ जाएगा, आप इजीली वेल्थ बना लोगे। सॉरी मैं आपको थोड़ा सा बीच में कट कर रहा हूँ, तो इक्विटी इंश्योरेंस जो है वो छोटे अमाउंट पे भी करी जा सकती है? ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, मगर मैं अगर इसको बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में बोलूं तो कम से कम किसी के पास अगर 20 लाख का मिनिमम पोर्टफोलियो है आज की कंडीशंस के हिसाब से, तो ही इज अलाउड टू स्टार्ट बाइंग इंश्योरेंस ऑफ हिज इक्विटी पोर्टफोलियो। उससे पहले तो मतलब वो कोई फायदा नहीं करेगा आपको। अच्छा। और इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। राइट। तभी आई थिंक आप एक अमाउंट के बाद ही रेकमेंड करते हैं। हाँ, मतलब ज्यादातर हमारे पास एचएनआईज ही क्लाइंट है, तो उनका पोर्टफोलियो जनरली इतना रहता ही है, तो इट गोज विदाउट सेइंग कि उनको तो खरीदना ही है। राइट। अच्छा सर, अब आप बड़ी सारी फैमिलीज में ऐसे जाते हैं, ट्रेन करते हैं फैमिलीज को, तो आपने कभी मान लीजिए आप सेकेंड जनरेशन से अगर बात करते हैं तो आपने क्या एचएनआई फैमिलीज में डिसिप्लिन की कमी देखी है? जो सेकेंड जनरेशन है, किड्स, तो मतलब किस तरीके का डिसिप्लिन दिया जाता है उन्हें, या फिर उस पे आप वर्क करते हैं? तो देखिए आइडियली अगर हमें मान लीजिए किसी बच्चे को पढ़ाना है, उनके फैमिली में जो भी उनके किड्स हैं, अगर उनको पढ़ाना है तो मिनिमम एज बैरियर हमने 15 साल रखा हुआ है। अच्छा, 15 साल से ऊपर हो और एक्सपोजर उसको अच्छा होना चाहिए। तो फिर अदरवाइज फिर 18 साल के बाद तो एक हम लोग स्क्रीनिंग राउंड लेते हैं। अगर उसमें वो एलिजिबल लगता है हमें तो हम जाते हैं। अब बात आपने जो पूछी कि भाई बच्चा बिगड़ा हुआ है क्या है, अगर ऐसा कुछ भी होता है, वैसे ज्यादातर एचएनआईज फैमिली में ऐसा होता नहीं है। अच्छा, ज्वाइंट फैमिली होती है तो मतलब जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, चाचा जी साथ में है, ताऊ जी साथ में है, पूरी ज्वाइंट फैमिली होती है, तो ज्यादातर वहां पे ना इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। मतलब 90% केस में हमें ऐसा लगता नहीं, बट जहाँ पे भी पेरेंट्स को कुछ लगता है तो वो हमें पहले ही इनपुट दे देते हैं। तो हम कोशिश करते हैं पढ़ाई के दौरान जितना इसको उसमें इम्प्रूवमेंट में हेल्प कर पाए वो कर देते हैं, बट हमारा एक्चुअल एरिया जो है वो इन्वेस्टमेंट है। राइट। तो सर ये एचएनआई फैमिलीज में आपने ज़्यादातर ये देखा है कि न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं कि जॉइंट फैमिली? राइट, क्योंकि मैंने ये चीज़ सुनी है, मतलब सुनी क्या है, ये चीज़ एग्जाम्पल मैंने काफ़ी लोगों ने बताया है और देखा भी है कि यूजुअली जब जॉइंट फैमिली होती है तब लोग ज़्यादा फ्लरिश करते हैं। हमेशा ये बिल्कुल, मैं तो शायद जितनी भी फैमिलीज हैं
HNIs हैं और वो शायद इसीलिए इतने बड़े सक्सेस पे हैं क्योंकि वो जॉइंट फैमिली में, उसमें जैसे ग्रैंड पेरेंट्स साथ में है तो बच्चों की उनका अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कोई मतलब कोई भी गलत हैबिट होती है तो तुरंत उनको हेल्प कर देते हैं, टोक देते हैं, तो इससे काफ़ी मुझे लगता है कि उनको ना अपनी अपब्रिंगिंग्स में उनको काफ़ी हेल्प होती है। मगर अब कोई न्यूक्लियर फैमिली में है तो वहाँ पे तो कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं है ना, हस्बैंड भी जॉब में है, मदर भी जॉब में है, तो वो कोई रोक ही नहीं रहा बच्चे को, तो फिर वो अपने हिसाब से चलता है और ज़ेनज़ी बन जाता है। राइट, क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन जो जब वो उसकी ग्रोथ हो रही है तो मोबाइल से ही मिल रही है ना उसको, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस तो है। राइट। और सर इन्वेस्टमेंट में आपने क्या डिफरेंस देखा है इन रिच फैमिलीज़ कि क्या वो बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मतलब मान लीजिए अपने बच्चों पर ही कर रहे हैं, तो मतलब किसी स्टार्टअप में करना चाहते हैं, मान लीजिए उनके बच्चे किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या क्या, कैसे मतलब वो डिसीजन लेते हैं एक इन्वेस्टमेंट का, बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है या बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड होता है, किस वे में, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। इन्वेस्टमेंट कभी भी इमोशनल वो लोग नहीं करते और हम पढ़ाते भी यही है, इमोशन से एकदम साइड में कर दो अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो। राइट। बच्चा भी अगर आपसे बोल रहा है ना कि बॉस मुझे इतने पैसे दे दो या फादर मुझे इतने पैसे दे दो कि मुझे यहाँ पे एक स्टार्टअप करना है, ये करना है, तो वो उसके सामने सवालों की बौछार लगा देंगे, बट वो सारे रिलेवेंट क्वेश्चन है, अगर उसने आंसर दे दिया तो पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, आंसर उनको लगता है कि ठीक है सही डायरेक्शन में है, मगर कहीं थोड़ा बहुत लैग कर रहा है तो हेल्प भी कर देते वो लोग कि भाई ये ऐसे, ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा, बट वो कोई इमोशंस नहीं है वहाँ पे। अच्छा। तो सर मान लीजिए कि कोई फैमिली है जिसको आप कोच कर रहे हो, ठीक है, कोई 5 करोड़ का पोर्टफोलियो है, तो सर मुझे कोई केस स्टडी बताओ, कोई ऐसी फैमिली आपने उन्हें कोच किया हो 5 करोड़ से आज की डेट में वो 25 करोड़ पे हैं या 50 करोड़ पे हैं या मान लीजिए 100 करोड़ पे हैं। इस बात को आंसर देने से पहले मैं 2-3 चीजें क्लियर कर देता हूँ। एक तो हम ना किसी का नाम नहीं ले पाएंगे क्योंकि प्राइवेसी हमें मेंटेन करनी होती है, बिल्कुल सर। और यही हमारा उनको मतलब ट्रस्ट भी वो लोग हम पे करते हैं, तो हम किसी का नाम नहीं ले पाएंगे। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कितने एक्स कर लिया उन्होंने, भाई ये आई थिंक उन लोगों की प्राइवेसी भी मेंटेन होगी, आपकी बात का आंसर भी मिल जाएगा। राइट। तो ऐसे ही एक शालीमार बाग की फैमिली है, 3 भाई हैं, तीनों भाई अपने पूरी तरह बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, अनबिलीवेबल ऐसा काम कर रहे हैं, और थोड़ा सा इंडिया ग्रो भी कर रहे हैं तो इसका एडवांटेज भी मिल रहा है। मगर उन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट कर रखा था इक्विटी मार्केट में, कोई देखने वाला ही नहीं है। बट अब बच्चे बड़े हो गए, थोड़ा बहुत तो कॉलेज में उन्होंने अपना जो टाइम निकालना था निकाला, उसके बाद फिर पेरेंट्स ने डिसाइड करा क्यों ना अब इन लोगों को ये हम सिखाएं या सिखवाएं। तो उन्होंने फिर मेरे को अप्रोच करा, मैंने उनके सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाया। आज वो सारे लोग बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं। कोई अगर बिहेवियर से एग्रेसिव है तो हम उसे ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा हमने उसको फोकस करा। कोई कंजर्वेटिव है तो उसको बोला भाई तू इंश्योरेंस पे ध्यान दे, ज़्यादा कुछ इधर। तो इस तरीके से राइट मिक्स अप्रोच में सब चल रहे हैं और अपनी फैमिली को बहुत अच्छे लेवल पे वो चले गए। मेरे हिसाब से मैंने 2022 से चालू करा था, थोड़ा मार्केट भी अच्छा था, अप्रॉक्सीमेटली 3x कर चुके हैं। तो पेरेंट्स को कितना अच्छा लग रहा है कि भाई पेरेंट्स, फिर वही वाली बात है, उधर उनका इनकम पे ध्यान है, बच्चे अब यंग जनरेशन है, टेक सेवी है, अब बहुत क्विकली पकड़ते हैं चीज़ों को, तो वो इम्प्लीमेंटेशन उनका बहुत फास्ट होता है। तो आज की डेट में मतलब 3x कर चुके हैं। वाओ, बहुत बढ़िया सर। तो आप किसी का इन्वेस्टमेंट बिहेवियर कैसे फिगर आउट करते हो? अभी आपने बोला अभी बात में कि किसी का मान लो एग्रेसिव बिहेवियर है, करेक्ट, तो हमने उसको बोला कि इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, करेक्ट। तो वो आप कैसे करवाते? देखो होता क्या उदय, जब मैं किसी को पढ़ाता हूँ ना तो टाइम लगता है चीज़ों का। हम पढ़ाते तो सब कुछ है, मतलब 100% टॉपिक पढ़ा देंगे, मगर ड्यूरिंग द मतलब हमारी ट्रेनिंग ना कम से कम 6-6 महीने साल भर चलती है। अच्छा, अब फिर अपने को समझ में आ जाता है इस बंदे का बिहेवियर कैसा है, क्योंकि हम बीच बीच में इस टाइप का डिस्कशन क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, पता लग जाता है कि ये रुकेगा या नहीं रुकेगा, सोच के चलेगा, संभल के चलेगा या नहीं चलेगा। अच्छा। तो डिपेंडिंग ऑन द अप्रोच फिर हम लोग कहते हैं भाई ये 50 में से या ये 100 जो भी तेरी सब्जेक्ट हो चुके हैं, टॉपिक कवर हो चुके हैं, तेरे को इसमें से ये 15 करने। अच्छा, तब फिर कई बार टीम होती है, मदर और सन सीख रहे हैं, तो मदर ज्यादातर मैंने देखा कंजर्वेटिव होती है, तो उनको इंश्योरेंस वाला पार्ट बताते भाई आपको ध्यान रखना है। बेटे को बोलते तू एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर, तू स्टडी कर, उसके बाद तो ये एक टीम बन जाती है। तो ये विद टाइम पता लग जाता है। भाई आप कार चलाते, मैं कार चलाता हूँ, राइट, मैं तो वही क्रूज पे 70-80, खाली सड़क है तो भी 70-80 आप चला लोगे। मेरे हिसाब से कोई दूसरा पर्सनैलिटी है वो 100 की स्पीड पे चला रहा है। सही बात। तो
ये पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी है, मगर मेरा यहाँ पे एक जो है कहना ये है कि एक ही फॉर्मूला सबको नहीं दिया जा सकता, तो वो डिपेंड करता है आपके बिहेवियर पे। बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। करेक्ट। ऐसा है, राइट? देखिए अब वही वाली बात है, बट वो भी तो बिहेवियर है ना। कुछ लोग होते हैं, जैसे जेंट्स होते हैं, मेल हैं, ज्यादा रिस्क लेते हैं, फीमेल्स ज्यादा रिस्क नहीं है, बट वो कंजर्वेटिव है, वो अपनी जगह ठीक है, मैं वो गलत नहीं बोल रहा हूँ, अगर वो अपनी जगह ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन योर बिहेवियर हम उस चीज को फिर एक्सप्लेन करते हैं, और फिर हैंड होल्डिंग सपोर्ट से वो वहां पहुंच जाते हैं। राइट। मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि ये मेरा बहुत ही जनरल एक क्वेश्चन रहेगा कि सबसे बड़ा थ्रेट आपके हिसाब से क्या है जनरेशनल वेल्थ को? जनरेशनल वेल्थ में सबसे ज़्यादा थ्रेट क्या है? ओके, क्या? देखिए मैंने ना कुछ ऐसी फैमिलीज पढ़ाई हैं जहाँ पे 2 जनरेशन एक साथ बैठ के पढ़ी हैं। इवन एक जगह तो ऐसा भी हुआ 3 जनरेशन बैठ के पढ़ी हैं। अच्छा। ग्रैंडफादर, फादर, क्योंकि सब टॉपिक सबको नहीं आते हैं, तो जिसकी जो एक्सपर्टीज थी उसने वो उसके अलावा कुछ नया ही सीखा था। मेरे को जो सबसे बड़ा थ्रेट लगता है ना, वो ये लगता है कि अगर आप ना वेल्थ किसी को भी ट्रांसफर करोगे नेक्स्ट जनरेशन में, विदाउट नॉलेज करोगे तो मिसयूज हो जाएगा। पहले नॉलेज ट्रांसफर करो, फिर थोड़ा सा वेल्थ ट्रांसफर करो, लेट हिम परफॉर्म। मान लीजिए आपका किसी का 100 करोड़ का सेट है, और अब उसने पहले नॉलेज ट्रांसफर कर दी, उसके बाद पहले करोड़ रुपया दे, उसको बोलो भैया तू पहले मुझे ना परसेंटेज में रिटर्न दिखा, 1 साल 2 साल 3 साल। द मोमेंट ही स्टार्ट्स परफॉर्मिंग, उसके बाद फिर वो नंबर आप देखिएगा, आप खुद ही बढ़ा दोगे भैया, ही इज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन। राइट। हर एक के बंदे के हाथ में गन नहीं दी जा सकती ना। क्यों? एक एग्जांपल से इसको भी मैं क्लैरिफाई करता हूं। बिल्कुल। मान के चलिए कहीं पे दंगे हो गए, और मैं और आप वहां पे देख रहे हैं, और हम पुलिस वाले को जाके बोले कि भैया फायर करो, ये तो दंगे भड़का रहे हैं लोग, कर देगा वो फायर मेरे और आपके कहने पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ अगर एसएचओ उसको बोलेगा तू फायर कर दे, तो वो करेगा नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि एसएचओ उतना एलिजिबल है, कैपेबल है, नॉलेजेबल है, उसका एक्सपीरियंस है। राइट। इसी तरीके से जब किसी का एक्सपीरियंस पूरी तरीके से बन जाता है, नॉलेज हो जाती है, तो दोस्त वेल्थ ट्रांसफर करनी चाहिए, नहीं तो मिसयूज होगा ही होगा ही होगा ही। राइट। या आपने कोई ऐसा एग्जाम्पल देखा है? हमने बहुत बात करी कि वेल्थ 10x ग्रो करी, ठीक है, लोगों ने वेल्थ बढ़ाई, बट क्या आपने कोई ऐसा एग्जाम्पल देखा है कि कोई ऐसी फैमिली है जो बहुत ही जनरेशनल वेल्थ थी और बहुत ही अच्छा पैसा था उनके पास, बट विदाउट प्रॉपर गाइडेंस वो चले और नीचे आ गए, और बहुत ही उनका फॉल हुआ बहुत ही गलत? देखो, एक जनरल आंसर पहले देता हूँ। आपने देखा होगा कुछ लोग कौन बनेगा करोड़पति में बड़ा अमाउंट जीत लेते हैं। राइट। बाद में क्या होता है? क्योंकि पैसा मैनेज नहीं करना आया ना, वो पहली बात तो माइंडसेट नहीं है। उसके बाद क्या होता है? उसको मैनेज नहीं करना आता, राइट। तो वो धीरे धीरे बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है। और इंडस्ट्री में तो एक बहुत बड़ी स्टोरी भी चल रही है, मैं नाम नहीं लूँगा, बट ज़्यादातर लोग इतनी स्टेटमेंट से ही समझ जाएंगे मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। अपैरल्स की कंपनी है, उस कंपनी के जो फाउंडर थे उन्होंने बहुत मेहनत करके सुपर ब्रांड बनाया, आज वो ही उस कंपनी का पार्ट नहीं है। उनका बेटा, बिल्कुल, उनका बेटा संभाल रहा है। हाँ हाँ। तो ये वेल्थ ट्रांसफर नहीं करी आपने। तो कहने का मतलब है ये सारी नॉलेज हमें पता होनी चाहिए। वेल्थ भी पहले नॉलेज एथिक्स के साथ ट्रांसफर होगी, क्योंकि एथिक्स भी देने पड़ेंगे ना। पता चला आपने बनाई आप ही को बाहर कर दिया, तो ये तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो दोस्त, वेल्थ मैनेजमेंट ना केवल पैसा नहीं है। लोगों को लगता है पैसा है, भाई जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसके पास एथिक्स है, एक रेस्पेक्ट है, सामने वाले को बंदे को बंदा समझ रहा है, तो वो ही बंदा उसको मैनेज कर पाएगा और ग्रो कर पाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। कई बार आपने देखा होगा कि लोगों के पास ना क्विक मनी आ जाती है, जैसे जमीनें बिक गई या फिर एलिमनी मिल गई। कई बार उधर स्प्लिट हो जाता है हस्बैंड वाइफ में, तो बहुत बड़ा पैसा मिल जाता है। कौन बनेगा करोड़पति, या कोई लेगेसी मिल जाती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इनको लर्निंग की ज़रूरत है, क्योंकि इनको वो चीज़ें ना थॉट्स के साथ नहीं आई है, नॉलेज के साथ, वो एक्सपीरियंस के साथ नहीं आई है, ना नॉलेज के साथ आई है। इंस्टेंट मनी, तो दोस्त इसका मिसयूज हो जाता है फिर। बिल्कुल। कई बार आपने देखा होगा कि लोग ज़्यादातर बड़ी ज़मीनें बिक गई, एसयूवी खरीद ली, छोटी मोटी टक्कर होगी, उतने पे ही लड़ाई मारकाट हो जाती है। मतलब आप बंदे को बंदा नहीं समझ रहे हो,
Right. पैसा आने का मतलब ये थोड़ी ना है। मगर कोई एक्चुअल HNI है या अल्ट्रा HNI है, वो उसको पता है पहली बात तो मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस हो रखा है। दूसरी बात वो शायद उससे उतर के पूछेगा भाई तेरे को तो नहीं लगी, लगी तो 2 पैसे और ले ले तू। राइट। तो वो शायद वो एक सिंपैथी होती है ना, वो रखेगा उसके लिए। तो दोस्त ये सब चीजें होनी चाहिए अगर आप एक्चुअल में वेल्थ को एंजॉय करना चाहते हो। राइट। तो सर अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोई ऐसी बुक या कुछ ऐसी बुक्स आप रेकमेंड करना चाहोगे लोगों को जो HNI बनना चाहते हैं या जो ऑलरेडी HNI है, अल्ट्रा HNI बनना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएशन के ऊपर कुछ ऐसा आप रेकमेंड करना चाहोगे? उदय, मैं इस टाइप का कोई रिकमेंडेशन नहीं दे पाऊंगा। उसका रीजन मैं बताता हूँ। मेरा सारा एक्सपीरियंस ना प्रैक्टिकल है, क्योंकि मैंने आपको बताया 2005 से हमें HNI अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अप्रोच करते थे। राइट। कि मेरे को ये स्टॉक फिल्टर बना दो, ये वाला स्ट्रेटेजी बना दो, उसके बाद बैक टेस्ट भी है, मनी डिप्लॉयमेंट हुआ, एक एक चीज अपने हाथ से करी है। राइट। तो वो इसलिए मेरे को 2005 से 2025 आज 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। तो वो एक एक चीज बनाई है, तो वो ना नॉलेज है। हमने खुद कोई बुक नहीं पढ़ी, बट वो स्ट्रैटेजी खुद ट्रेड करके, खुद इन्वेस्ट करके चीजें इवॉल्व करी है। तो इसलिए एक्सपीरियंस ही है। तो मेरे पास मैं कोई बुक नहीं रिकमेंड कर पाऊंगा। राइट। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा कि ये रहेगा कि चैरिटी के ऊपर रहेगा। हाँ, जो HNIs हैं, अल्ट्रा HNIs हैं, मैंने देखा है चैरिटी भी बहुत करते हैं। आपको लगता है, आपका क्या टेक है उसके ऊपर? ये बात तो एकदम सच है। दे बिलीव इन चैरिटी। और बल्कि आप इस बात को, आपको भी अच्छा लगेगा जान के कि हमारी जो टीचिंग है उसके अंदर हम इनबिल्ट करते हैं। अच्छा। कि जब तक आप चैरिटी नहीं करोगे ना, जब तक आप वो एक ना लाइफ में इजीनेस चाहिए। इजीनेस का मतलब ये है कि आपको सिंपैथी भी तो चाहिए ना। सिंपैथी आपको तब आएगी जब आप चैरिटी करोगे। राइट। मैं इसमें ना एक थोड़ा सा, एक मेरा स्टूडेंट है उसका केस भी बताना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। मिस्टर गुप्ता है, उनका पूरा नाम राहुल गुप्ता है। हम रेयरली नाम लेते हैं किसी का। और वो एम्बिशियस HNI है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी लर्निंग के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। और क्योंकि एज मैंने पहले भी बताया कि हम लोग ना ट्रेनिंग में भी ये बताते हैं कि आपको चैरिटी करनी ही है। उन्होंने क्या हुआ, एक दिन वो बता रहे, विजय मैं ना कैब से जा रहा था और बातों बातों में ये पता चला कि ड्राइवर की बेटी को ना शायद स्कूल से निकालने वाले। उसी दौरान फ़ोन आया था ड्राइवर को कि वो फीस नहीं दे पा रहा था, क्योंकि कैब में आपको पता है खर्चा बहुत हो जाता है उनका। तो जब वो फीस नहीं दे पाया, प्राइवेट स्कूल में बेटी थी, तो पहले तो एक डाउट आता है ना कि पैसे मांगने के लिए स्टोरी तो नहीं बना रहा। तो उन्होंने कहा कौन से स्कूल में पढ़ती है? तो उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा ठीक है मैं सैटरडे को आता हूँ। तो सैटरडे वो स्कूल गए। स्कूल में जाना कि सच में ये प्रॉब्लम है, तो वो बात सच निकली। उन्होंने हैंड टू हैंड पूरे साल की फीस दे दी। अच्छा। और उनको मेरे पास उनका व्हाट्सएप भी आया है। उस बेटी ने पूरे क्लास में टॉप करा। जब फाइनल रिजल्ट आया क्लास का, उन्होंने मेरे को शेयर भी करा। तो ये चीजें ना कहीं जो सेटिस्फेक्शन देती हैं, राइट बॉस, ये एक्चुअल में आपको लगेगा ये रिलैक्स है, ये HNI स्टाइल है। जितना पैसा कमाओ उसका एक पोर्शन जरूर इन्वेस्ट करो आप चैरिटी के अंदर। ये भी एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपको थॉट भी तो प्योर करने हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। मगर हाँ, जो लोग एम्बिशियस HNI हैं, अभी स्टार्टिंग में अगर बड़ा पैसा नहीं दे सकते, तो मैं उनको एक रास्ता बताता हूँ। पैसे से ही कोई चैरिटी नहीं होती, किसी की हेल्प से भी हो सकती है। आपके घर में मेड है, सर्वेंट है, या कोई कुक है, कोई भी है, या आपको लगता है ये जरूरतमंद है, आप उसको ना किसी भी तरीके से चैरिटी कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट में का उन्होंने जनधन खाता खुलवा दो, उनका इंश्योरेंस है, जैसे गवर्नमेंट भी एक इंश्योरेंस देती है आयुष्मान में, उनका आप इंश्योरेंस करवा दो, तो ये भी तो एक हेल्प है ना। राइट। और अगर एजुकेशन से हेल्प कर पाओ तो बॉस ये तो अनबीटेबल है, क्योंकि वो बंदा आपसे पैसे मांग के ना अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट कर रहा है, और नॉलेज एक एप्रिशिएटिंग एसेट होती है। वो बच्चा अपने आप को भी सुखी कर पाएगा और अपनी फैमिली को भी सुखी कर पाएगा। तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं एक बड़ा मैसेज देना चाहता हूँ, आप कुछ भी पैसे कमाएं, चैरिटी जरूर करें, सेटिस्फेक्शन लेवल आपका बहुत ऊपर हो जाएगा, काम रहोगे एकदम। राइट। तो ये कहीं ना, ये चीजें ना आप जब करोगे तो ही समझ में आएंगी, नहीं तो समझ में आएंगी ही नहीं। बिल्कुल। या सर ये चीज़ आपने बिल्कुल सही बोली कि जितना इंसान ऊपर चढ़ता है ना, करेक्ट, और ऐसी चीज़ों से चढ़ता है, मतलब चैरिटी करता है और उसकी आदतें सही होती है, राइट, तो फिर वो उतना ही ज़्यादा हम्बल होता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल। और जितना बड़ा बंदा होगा ना, उसको हम्बलनेस होती ही है, बिल्कुल हम्बल होता है वो। जैसे मैंने बताया था ना एक्सीडेंट के केस में, उसने अपनी गाड़ी को नहीं देखा, पहले ये पूछा, बोलने वाला था, ये पूछा कि तेरे को तो नहीं लगी, और वो शायद थोड़े बहुत पैसे भी दे देता है। राइट। नहीं तो नॉलेज के बिना अगर पैसा आ गया, राइट, तो दोस्त फिर तो बंदा मारकाट पे ही
तो चैरिटी तो होनी ही चाहिए। बिल्कुल। मैं इस पे 2 लाइनें भी बोलता हूँ। सौदा ही है ये ऐसा किसकी समझ में आवे, पी कर के खुद ही देखें ऐलान कर चुके हैं। वाह। मतलब इतना ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन आएगा, मगर ये मेरे बताने से नहीं समझ में आएगा, जब आप करने से करोगे और वो बंदा जब ग्रो करेगा तो एक फील अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सर। बड़ी सारी चीज़ें आज हमने कवर करी, बहुत सारी नई चीज़ें, पता है आपको, मुझे भी बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिली। आप आए आज टाइम निकाल के, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन रही हमारी सर। थैंक यू सो मच वंस अगेन थैंक यू फॉर कमिंग टुडे। एंड गाइस, थैंक you so much for watching. If you're watching till the end, at the end I would just want to request you all to please like, subscribe and share. सर का कॉन्टैक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, सर का कॉन्टैक्ट, आप सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो ये पॉडकास्ट देख के, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम आपकी क्वेरीज क्लियर करेंगे। अगर आप भी एक एम्बिशियस HNI हैं या फिर आप HNI हैं और एक अल्ट्रा HNI बनना चाहते हैं, एंड इसी के साथ हम आज का पॉडकास्ट एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।